पेश किया बजट। अल्मोड़ा में आम लोगों और कार्यकर्ताओं ने स्क्रीन के जरिए सुना बजट। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सुना गया केंद्रीय बजट। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बजट। अल्मोड़ा में आम लोगों और कार्यकर्ताओं ने स्क्रीन के जरिए सुना बजट। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सुना गया केंद्रीय बजट। प्रेमचंद अग्रवाल ने की बजट की तारीफ। देहरादून में बेसहारा गौवंश के बचाव के लिए प्रशासन ने उठाए कदम। गौदानों के निर्माण और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया तेज। अंकिता भंडारी केस में कमलापंत के सरकार और जांच एजेंसियों पर उठाए गंभीर सवाल। बोली, वीडियो और ऑडियो में आए नामों की जांच क्यों नहीं। नौवीं बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। प्रेमचंद अग्रवाल ने की निर्मला सीतारमण की तारीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इसे देखने के बाद बीजेपी और पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम लोगों के साथ अल्मोड़ा बाजार में इकट्ठा हुए और स्क्रीन के जरिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को सुना। बता दें, इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों ने बताया कि इस बजट में खिलाड़ियों, महिलाओं, बच्चों और आमजन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उनका कहना था कि बजट का लाभ देश के हर जिले तक पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों के निर्माण के लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उनके विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। बीजेपी पदाधिकारियों ने बजट को विकासशील बताया और कहा कि इससे देश में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उनका मानना है कि यह बजट देश की लंबे समय की प्रगति के लिए लाभकारी साबित होगा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी इस बजट को लेकर उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के पदाधिकारियों ने आम लोगों को बताया कि बजट के इन प्रावधानों का असर सीधे उनकी जिंदगी और जिले के विकास पर देखने को मिलेगा। भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 9वीं बार लगातार बजट पेश किया गया है। यह एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट के माध्यम से जो बजट की आशा रखते हैं, बजट से आने वाले समय में क्या इस देश की परिकल्पना होगी, कैसा हम अपना देश चाहते हैं, आर्थिक आधार पर हो, किसानों का हो, चाहे गरीबों का हो, मजदूरों का हो, उनके लिए हम क्या व्यवस्थाएं आने वाले बजट में कर सकते हैं। इस प्रकार की आज जो बजट पेश हुआ है, इसमें कि जो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, जैसे ऐसे ही 5 नए जल जो हमारी योजनाएं हैं, जिसमें युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इस क्षेत्र को आज के इस बजट में छुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सभी पूरे देश के सारे जिले को एक साथ छोड़कर सभी जिलों के जो प्रमुख प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने का काम किया है। खिलाड़ियों के लिए खेल के सामान को सस्ता किया गया है, आगे हर खिलाड़ी तक ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। इस निमित्त आज का बजट अगर कहा जाए तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए एक संतुलित बजट आज पेश किया है और इससे कहीं न कहीं आम जन का बजट इसे कहा जा सकता है। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर केंद्रीय बजट सुना।
बता दें, इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह 9वां बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग, फार्म, किसान, युवा, महिलाएं और आम आदमी सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत व्यय और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हुए बदलाव इसे विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बनाते हैं। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसे आम जनता का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट से फार्म क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और दवाइयां भी सस्ती होंगी। इसके साथ ही पर्यटन, तीर्थ और रक्षा क्षेत्र में भी सुधार और विकास होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि यह बजट प्रदेश और देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बधाई दे रहा हूं और अच्छा अवसर है कि इसी दिन और रविवार होते हुए भी अपने केंद्र का बजट प्रस्तुत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं, अच्छा लग रहा है कि जब वो पूरा बजट प्रस्तुत कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इस विकसित भारत को बेस मानते हुए, यानी कि विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ये भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त जी का विशेष आदर करता हूँ कि सबसे ज्यादा चिंता उन्होंने जो व्यक्त की है, लोगों के स्वास्थ्य करी है। फार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ की व्यवस्था की है जिससे हमारी दवाइयाँ सस्ती होंगी और उत्तराखंड को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, छोटे शहरों में 30 स्थलों को विकसित करने की बात उन्होंने। अब खबर देहरादून से है, जहां जिले में बेसहारा गौवंश के रक्षण के लिए प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। बता दें, जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर स्वीकृत और प्रस्तावित गौदानों के निर्माण, संचालन और राज्य की मान्यता की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्राम छरबा में गौदान निर्माण के लिए 46 लाख रुपए की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। वहीं विकास खंड कलसी के खेरुआ में गौदान निर्माण के लिए 49 लाख रुपए जल्द जारी होंगे। बता दें, वहीं मौजा आर्केडिया ग्रांड प्रेमनगर में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 14 लाख रुपए की बची हुई राशि जारी की जा चुकी है। बता दें कि डोईवाला में श्री हंस कालू सिद्ध बाबा जी गौशाला ट्रस्ट और भंडारी बाग और करणपुर में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा संचालित गौदानों को राज्य के मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए भूमि अभिलेख और पशु कल्याण बोर्ड और सिफारिश और विभागीय निरीक्षण पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम देहरादून के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार वर्तमान में 10 गौदान रजिस्टर हैं, जिनकी क्षमता लगभग 47,000 पशुओं की है। वहीं नए गौदान बन जाने के बाद यह क्षमता बढ़कर 54,000 तक पहुंच जाएगी। बता दें कि जिलाधिकारी ने गौदानों में पशुओं की स्वास्थ्य जांच, उपचार, टीकाकरण, संतुलित आहार, साफ पानी और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम। जो निराश्रित पशुओं को, जहां तक सवाल है, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी निराश्रित पशु हैं उनके लिए नगर निगम की तो बहुत अच्छी तैयारी है। नगर निगम के पास इस समय 2 गौसदन हैं, एक शंकरपुर सेलाकुई में और एक केदारपुरम में। शंकरपुर के जो हमारा गौसदन है उसकी कैपेसिटी 800 पशुओं की है और उसमें वर्तमान में 427 पशु हैं। और जो हमारा केदारपुरम में जो कैपेसिटी है गौसदन की वो है 350 की, जिसमें वर्तमान में 279। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अंकिता यात्रा संयुक्त मंच की संयोजक कमला पंत ने अंकिता भंडारी केस को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बता दें, कमला पंत ने कहा कि अब यह बहस
का विषय नहीं रह गया है कि वीआईपी कौन है, बल्कि असली सवाल यह है कि जिन नामों का वीडियो और ऑडियो सामने आया है उनकी जांच क्यों नहीं हो रही। उनका कहना है कि अब तक 2 प्रमुख नाम स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई जांच 20 दिन से अधिक समय से चल रही है, लेकिन अब तक जांच से जुड़ी कोई जानकारी जनता के सामने नहीं आई है। कमलापत ने कहा कि सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जो जांच के तथ्यों को जनता के सामने क्यों नहीं ला रही है। वहीं साथ ही उन्होंने सबूतों को नष्ट करने वालों के नाम सार्वजनिक करने और उन्हें जांच के दायरे में लाने की मांग भी की है। कमलापंत ने साफ किया है कि चाहे मुख्यमंत्री का नाम आए या किसी आम व्यक्ति का, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सीधे ये चीज वैसे हम तय करेंगे, लेकिन आज तक का जो हमारा तय है वो बहुत साफ है कि हमारे सामने 2 चेहरे बहुत स्पष्ट हो गए हैं वीआईपी के। एक हमारे क्या कहते हैं गौतम जी हैं और एक हमारे अजय कुमार जी हैं। ये 2 चेहरे इन्हीं के जो लोग हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सनावर हैं जो इन्हीं की प्रतिनिधि रही हैं, उन्होंने इसको उजागर किया है। तो जब 2 नाम चेहरे लगातार वीडियो से आ रहे हैं, उनके ऑडियो से आ रहे हैं, नाम जनता में जाहिर हो चुके हैं, उसके बाद सरकार मौन क्यों बैठी हुई है? क्यों नहीं उनकी जांच की जाती है इन दोनों की? तो हमारे सामने अब प्रश्न ये नहीं है कि कौन वीआईपी है, वीआईपी सामने 2 दिख रहे हैं, आप उनकी जांच क्यों नहीं करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सीबीआई की जांच आज 20 दिन हो गए, आपकी संस्तुति का क्या हुआ? आपने उसको क्यों नहीं जनता में सार्वजनिक किया है? अभी तक जो संस्तुति है उसका ड्राफ्ट जनता में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? अब खबर देहरादून से है, जहां पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निर्मला जी लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश कर रही हैं और ऐसा करने वाले वे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे भारत के सांसदीय इतिहास का गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान की बात है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने बीते कई सालों में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है। मुश्किल हालात में भी उन्होंने बजट के जरिए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोरोना का समय हो या दुनिया की आर्थिक परेशानियां, हर दौर में उनका नेतृत्व देखने को मिला है। लगातार 9 बजट पेश करना आसान नहीं होता, लेकिन निर्मला सीतारमण ने यह कर दिखाया है। यही वजह है कि आज उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। यह पल न सिर्फ इतिहास में दर्ज होगा, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सीतारमण जी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि 9वीं बार वो वित्त मंत्री की हैसियत से केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर रही है। साथ में एक रिकॉर्ड और बन रहा है कि रविवार के दिन, यानी कि सब लोग जानते हैं कि रविवार छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार के दिन भी उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की हमारी इच्छाएं हमेशा रहती है, आप जानते हैं जब मैं वित्त मंत्री था तब भी मैंने वो मांग की थी, और वो मुझे लगता है कि वर्तमान की भी हमारी आज के भाव हैं कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में बहुत सी अपेक्षाएं केंद्रीय बजट से हमें रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत यहाँ पे आती है, उसमें हमारा जो आबादी है लगभग 1.25 करोड़, और हमारा अनुमान ये रहता है कि लगभग 5 से 6 गुना लोग हर वर्ष, चाहे वो पर्यटन दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से, हमारे इस प्रदेश के अंदर आते हैं। रुक करते अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नई पहल शुरू की है। उन्होंने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बालिकाओं को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी है। इस बार कुल 26 बालिकाओं को करीब 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। इस योजना का मकसद उन बेटियों की मदद करना है जिनकी पढ़ाई पैसों की कमी के कारण रुक गई थी। इस मदद से अब ये बालिकाएं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगी
और आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी बालिका सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई से दूर ना रहे। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत करीब 120 बालिकाओं को शिक्षा के लिए मदद दी जा चुकी है। वहीं नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में बाल विकास, समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग की अहम भूमिका है। ये विभाग जरूरतमंद और पात्र बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ दिला रहे हैं। वहीं सहायता पाने वाली बालिकाओं ने खुशी जताई और कहा कि इस राशि से वे अपनी पढ़ाई ठीक से जारी रख पाएंगी। यह पहल कई बेटियों के भविष्य को नई दिशा दे दी। लगभग 120 बालिकाओं को एनेबल किया जा चुका है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गाइडेंस थी, एक आइडिया था कि हम ये अपने कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू करें विभिन्न सोर्सेज से धनराशि जुटाते हुए कि जो हमारी बालिकाएं हैं जो ड्रॉप आउट्स हो जा रही हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स या फिर फैमिली ट्रेजेडीज के चलते, उनको हम यथासंभव प्रयास करके उनकी एजुकेशन को रिज्यूम करें। मैं डीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है और कभी कभी मुझे अपनी मम्मी को देख के ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। फीस मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे स्कूल की, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है और मैं डीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रदान करी और इस वजह से मेरे को बहुत बहुत लाभ मिला है। मुझे इस योजना का लाभ मिला है। इस साल पहले मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरा फर्स्ट ईयर है, उसमें फादर नहीं है तो फीस कोई नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे इसका लाभ लेना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका जो इसके हेल्पर है और सबका ही कि इस चीज़ का हम सब कन्याओं को लाभ मिला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां शहर के दिल कहे जाने वाले घंटाघर के पास और राजपुर रोड पर स्थित इंदिरा मार्केट को अब एक नया और बेहतरीन रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA के तैयारियां तेज कर दी गई है। इंदिरा मार्केट बेहद सक्रिय और अव्यवस्थित है। बाजार के दोनों ओर दुकानें आसपास बनी हुई हैं, वहीं जिससे यहां से 2 पहिया वाहन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। बता दें 2 पहिया वाहन यहां आ नहीं सकते हैं और पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है। इसी वजह से लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी। MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 1500 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही व्यापारियों की दुकानों को एक नए स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। पहले चरण में आने वाले दिसंबर तक 280 दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा। जब दुकानें शिफ्ट हो जाएंगी तब खाली हुई जगह पर दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें करीब 350 और दुकानें पार्किंग बनाई जाएगी। MDDA का कहना है कि यह प्रोजेक्ट जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे बाजार व्यवस्थित होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इंदिरा मार्केट जो प्रोजेक्ट है हमारा, एक तो वहाँ पर पार्किंग बननी है, करीब 1500 गाड़ियों की पार्किंग बननी है। साथ ही जो इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं उनको वहाँ पर दुकानें शिफ्ट करनी है। तो फर्स्ट फेज में आने वाले दिसंबर तक हम लोग 280 दुकानों का अलॉटमेंट वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर व्यापारी लोगों को शिफ्ट करने के बाद जो जगह निकलेगी वहाँ पर सेकेंड फेज का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग 350 दुकानें उनको देंगे और पार्किंग भी बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको स्पीड अप कर रखा है, जल्दी ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर हरिद्वार जनपद में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, इस अभियान को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह अभियान दिसंबर महीने से लगातार चल रहा है और जनवरी के बाद अब फरवरी में भी पूरे जोश के साथ जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ हरिद्वार शहर ही नहीं बल्कि पूरे जनपद को साफ बनाना है, ताकि आम लोगों को साफ वातावरण मिल सके और बीमारियों से बचाव हो सके। इस मामले में CDO ललित नारायण मिश्रा ने कहा
कि इस अभियान के तहत केवल सफाई ही नहीं की जा रही है, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि साफ सफाई को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना कितना जरूरी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम जनता की भागीदारी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इधर रविवार के दिन भी लोगों के साथ मिलकर विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से बेहतर स्वास्थ्य संभव है और स्वस्थ जीवन की शुरुआत साफ वातावरण से होती है। प्रशासन से अपील की गई है कि हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे ताकि स्वच्छ हरिद्वार का सपना पूरा हो सके। ये हमारा सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार चल रहा है और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पूरे हरिद्वार शहर को, पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ साफ सुथरा रखना है। तो इससे इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। आम जनता को क्या सफाई से कई फायदे हैं। एक तो हम जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहते हैं। स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ये हमारे आदत में आ जानी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां ग्राम बकुलिया दमगड़ा में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए करीब 120 एकड़ किसानों की भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की है। बता दें, इस दौरान खेतों में खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से रौंद दिया गया, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। पीड़ित जिम्मेदार युवराज तलवार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई लिखित नोटिस दिए गए उनकी जमीन पर जबरन कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि जब अधिकारियों से कोर्ट का आदेश दिखाने को कहा गया तो कोई आदेश या कागज नहीं दिखाया गया। वहीं स्थानीय नेता और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गणेश ठाकुरानी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर उप जिलाधिकारी से आदेश दिखाने को कहा, लेकिन उन्हें भी कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। वहीं दूसरे पीड़ित अभिमन्यु तलवार ने कहा कि वीडियो जारी कर प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। इधर स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ कल एक घटना हुई थी जहां प्रशासन आके मेरी जमीनें जोत के चला गया बगैर कोई नोटिस दिए। मेरी खड़ी फसल गन्ने की, मेरी खड़ी फसल गेहूं की, और आज भी वही कार्य हो रहा है। आज भी हमने एसडीएम को फोन किया, हमने सबको फोन किया कि ये रोकिए, हमें कोई ऑर्डर तो दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर दीजिए, किस हक से आप मेरे खेत में घुस रहे हैं। आज 1 फरवरी को भी यही कर रहे हैं, अभी तक ये रुके नहीं है। अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है, उस वीडियो को देखकर मुझे उस वीडियो में ये दिखाया है 20-25 ट्रैक्टर खाली मोमेंट में मेरे खड़े हुए गन्ने पे कब्जा कर रहे हैं और ये कब्जा प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें भू माफिया लोग इन्वॉल्व हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है उत्तराखंड में। और मैं बार बार फोन मिला रहा हूं, मेरा फोन भी थाने में उठाया नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, उच्च अधिकारियों से विनती करता हूं, मेरा ये मामला संज्ञान में लेके इस पे उचित कार्रवाई करी जाए। प्रशासन, मैं पुनः कह रहा हूं, प्रशासन द्वारा खुला गुंडागर्दी हो रही है। बढ़ते अगली खबर की और। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, इस मामले में मृतक महिला के पिता
की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, घटना के बाद से इलाके में डर और तनाव का माहौल है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की, जिसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में ऋषिकेश कोतवाली और एसओजी की टीमें मिलकर काम कर रही है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इधर पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या करने वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अब खबर सितारगंज से है, जहां तेज तर्रार कोतवाल सुंदरम शर्मा नशे के खिलाफ पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। बता दें, वे जनता के साथ मिलकर नशे के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कोतवाली परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोग और CLG सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में के दौरान नशे के बढ़ते हुए खतरे पर भी खुलकर बात हुई है और सभी से इसमें सहयोग करने की अपील की गई है। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब आम लोग पुलिस के साथ खड़े होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं जनप्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों ने भी अपने इलाके से नशा खत्म करने का संकल्प लिया है। इधर कोतवाल सुंदरम शर्मा एक दोस्त की भूमिका निभाते हुए, पुलिस की भूमिका निभाते हुए और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे थे। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण और जंगल से सटे क्षेत्रों तक नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इधर पुलिस की इस पहल से आम लोगों में भरोसा और सुरक्षा की भावना मजबूत होती दिख रही है। हमें सभी को संवेदनशील लोगों को करना है कि भाई इन चीजों के बारे में अवेयर हो जाए। कई बार हम लोग नहीं चाहते, कई बार जैसे कहते हैं कि कम उम्र के बच्चे और बच्चियां वो अनजाने में वो अपराध कर लेते हैं, लेकिन उसकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो उसके लिए हम सभी लोगों को हर समय इमोशनली लोगों को प्रिपेयर करना है कि भाई अगर कोई अपराध हो गया है उसके लिए कानून है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई भी ऐसी चीज है, हमको कानून के दायरे में रहकर के ही सारी चीजें। अब खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाली प्रशासन की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि इस दौरान विद्यालय की छात्रों को फल और केक वितरित किए गए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में सितारगंज के कोतवाल सुंदरम शर्मा ने छात्रों से सीधे संवाद किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी छात्रा को किसी तरह की परेशानी या दिक्कत होती है तो वो बिना डर और झिझक अपनी मैडम को इसकी जानकारी दे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर समस्या में सितारगंज कोतवाली प्रशासन छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा। वहीं विद्यालय की शिक्षिका मोनिका पांडे ने कोतवाली प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को सही दिशा और अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मोनिका पांडे, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सितारगंज से। आज यहाँ पर जो है हमारे यहाँ सितारगंज कोतवाली से समस्त स्टाफ आया था
जो कि बच्चों की काउंसलिंग करी, उनने बताया कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको किस तरीके से चलना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ सामग्री वितरित करी गई, जैसे कि केक दिया गया, चॉकलेट दी गई और फल भी वितरित किए गए। और ये सारे कार्यक्रम हमारी वार्डन जो है ललिता कोहली उनकी देखरेख में किए गए, और ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं। अल्मोड़ा जिले के सियालदे ब्लॉक में एक प्रेरणादायक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, बावरी किचार क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के बहुउद्देश्य शिविर के अंतर्गत GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट सियालदे ने निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया है। बता दें, इस शिविर में क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान 158 लोगों की आंखों की जांच की गई है। जरूरतमंद 80 लोगों को निशुल्क चश्मे दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट ने आंखों की दवाइयां, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन टॉनिक भी बांटे। शिविर में ब्लड प्रेशर और शुगर जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। वहीं जांच के दौरान 35 लोगों में मोतियाबिंद की समस्या पाई गई। ट्रस्ट इन मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन जल्द कराएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।